नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चर्चा द ट्रुथ में हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं किसी सच्चाई तक पहुंचना, किसी बड़े मुद्दे, किसी गंभीर मुद्दे की तह तक जाना। और इसी कवायद में आज के इस अंक में मैं आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनके गंभीर आरोपों की तह तक जाने की कोशिश करना चाहती हूँ। ये गंभीर आरोप है भारत के नागरिक के मताधिकार से जुड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारत के मतदाता का जो संवैधानिक अधिकार है उसे छीनना चाहती है। ये साजिश रची जा रही है और शाहदरा विधानसभा सीट पर 11,000 ऐसे वोटर्स हैं जिसको डिलीट करने के, यानी कि जिनका मतदाता लिस्ट से जो है नाम हटा देने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपील डाल दी है। और अब इस अपील पर जो है ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड में ना भी कुछ रखते हुए ऑफ द रिकॉर्ड चोरी छिपे उन मतदाताओं को लिस्ट से हटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल और दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी, और यहाँ पर रस्साकशी जो है लंबे समय से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीच में कांग्रेस का भी मैं नाम लेना चाहती हूँ, इन सबके बीच वहां की सत्ता के लिए हमने देखा है। लेकिन हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, इन चुनाव में भी विपक्ष इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाता आया है। अब अरविंद केजरीवाल के ये जो आरोप है, इसमें उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं मीडिया के सामने और कुछ ऐसे मतदाताओं को खड़ा कर दिया और कहा कि ये लोग जिंदा हैं लेकिन इनके वोट काटने की सिफारिश बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी की तरफ से सफाई भी आई है और खुद जो शाहदरा की डीएम है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है ऋषिता गुप्ता, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो ये आरोप हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यानी कि तथ्य हीन, यानी कि इनमें कोई आधार ही नहीं है। अगर आधार नहीं है तो ये 11,000 कम से कम जो लोग वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे, उन लोगों के दावे को कैसे झुठला रही हैं डीएम, समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी आपका चर्चा द ट्रुथ में। अपने शो की प्रस्तावना में ही, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने बहुत सारी बातें कही हैं और आप भी बहुत अवेयर होंगे क्योंकि यू आर द पॉलिटिकल एनालिस्ट। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में क्या चल रहा है आप बखूबी इससे रूबरू हैं। और हमने देखा कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जैसा चुनाव हुआ, वहां से भी ऐसे कुछ वीडियोस सामने आए, कुछ प्रोटेस्ट के भी तस्वीरें सामने आई हैं, पर ना चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे रहा है ना ही बीजेपी कोई ध्यान दे रही है। लेकिन अब दिल्ली की बात करना चाहूंगी मैं। ये जो सबूत पेश किया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, ये कितना सीरियस है? क्या उन्होंने कहा है कि नियमों के अनुसार तो हर दिन अपडेट होना चाहिए चुनाव आयोग की वेबसाइट कि किनके वोट जो है वो काटने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये तो ऑफ द रिकॉर्ड 11,000 हैं और अब बीजेपी भी इनकार कर रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे दिल्ली के मतदाताओं के साथ क्या हो रहा है? एक तो जो आपने कहानी कही ये सही है। इस तरह का आरोप दिल्ली में आरोप और प्रत्यारोप चले हैं कल, लेकिन इसका मैं एक संदर्भ बता देता हूँ। भारत में एक बहुत बड़े संत हुए थे, महाराष्ट्र के ही थे वो, आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि चुनाव को ना, लोगों को ये बंद करना चाहिए कहना कि हम चुनाव लड़ते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि हम चुनाव खेलते हैं, क्योंकि आप लड़ने की बात करते हैं तो उसमें हिंसा आती है और चुनाव में तो कोई हिंसा होती नहीं है। तो आप चुनाव लड़ने की बात मत कीजिए, चुनाव खेलने की बात कीजिए, क्योंकि उसमें दो दल होते हैं, एक द्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी रहता है। तो जहां पर भी प्रतियोगिता होती है नेहा जी, वहां पे एक नियम होता है कि प्रतियोगिता को कोई ना कोई एक निष्पक्ष अंपायर होने की जरूरत होती है जी। हम लोग सब बचपन में क्रिकेट खेलते थे, अब अभी तो नहीं खेलते हैं उतना। बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो दो टीम के लिए 22 लोग नहीं मिलते थे, हम लोग 10-12 बच्चे मिलके खेलते थे। तो होता ये था कि जो बैटिंग टीम करती थी, 2 लोग बैटिंग करते थे, उसी टीम का एक लड़का जो था, हमारा एक टीम का आदमी, वो अंपायर बन जाता था। तो वो जब अंपायर बनता था तो कोई भी मैच ठीक से खत्म नहीं होता था, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो जाता था। बॉलिंग टीम अपील करती थी, अंपायर आउट नहीं देता था, वो कहता था तुम बैटिंग टीम के हो, तुम धोखा कर रहे हो। तो कभी भी वो मैच के बचपन का हमारा मैच ढंग से खत्म नहीं होता था। इसीलिए आप आज देखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी जब होता है
तो जो अंपायर होता है उसको, वो दोनों देश जो खेल रहे हैं उसका अंपायर नहीं होता, उसको एक तीसरे देश का न्यूट्रल अंपायर को रखा जाता है। जी। तो चुनाव आयोग भी एक ऐसी चीज है कि कहीं भी अगर प्रतियोगिता भारत में होती है चुनाव नाम की, तो भारत के संविधान में 3 ऐसी इकाइयां हैं जो कि किसी सरकार का अंग नहीं होकर वो स्वतंत्र इकाइयां होती है। एक है चुनाव आयोग, दूसरा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है। ये तीनों इकाइयां ऐसी हैं जो कि निष्पक्ष हैं, वो संवैधानिक है, वो किसी सरकार के अंतर्गत नहीं है। तो कल हुआ यह है कि दिल्ली में एक जो आने वाले चुनाव है उसमें 2 दल हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक भाजपा। ये दोनों मुख्य दल हैं, कांग्रेस भी है उसमें, लेकिन इन 2 मुख्य दलों में से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि भाजपा की ओर से वोटरों को काटने की सिफारिश चुनाव आयोग को दी गई है। जी। अब सवाल यह उठता है कि ये तो एक आरोप है, उन्होंने उसके साथ अपने तथ्य भी पेश किए। उन्होंने ये भी दिखाया कि भाजपा के पदाधिकारी अपने लेटर हेड पे 11,000 नामों की सिफारिश चुनाव आयोग को दिए हैं। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो जो 11,000 लोगों का नाम लिखा गया है कि इनका नाम काट दीजिए क्योंकि ये वहां पर नहीं रहते हैं दिल्ली में, उनमें से काफी सारे वोटरों को अरविंद केजरीवाल जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिठा के दिखा दिया कि ये लोग तो उसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। तो ये तो हो गया आरोप, समझ में आ गया। एक पक्ष ने आरोप किया, अपील किया, अंपायर को अपील किया कि आउट है या नहीं। अब मुझे ये बताइए कि आउट है या नहीं है, इसका निर्णय तो अंपायर को देना है, अंपायर तो मौन नहीं बैठ सकता। इसमें जो आप कह रहे हैं कि भाजपा इस पर कुछ जवाब दे रही है या डीएम कुछ जवाब दे रहे हैं, तो ये दोनों जवाब वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें जवाब देने का अधिकारी अंपायर जो है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को कहना पड़ेगा कि उनके पास इस तरह के 11,000 भाजपा की ओर से नाम काटने की सिफारिश आई या नहीं आई। और यहां पर बात संदिग्ध इसीलिए भी हो जाती है कि भारत के चुनाव आयोग के नियम के अनुसार रोज के मतलब डेली बेसिस पे चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे उन नामों की फहरिस्त डालता है जिनका नाम किसी विधानसभा क्षेत्र से कटने या जुड़ने वाला होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र में रोज कहीं ना कहीं लोग नए भाड़े के घर में आना शुरू करते हैं। किसी घर में बच्चा 18 साल के ऊपर का हो जाता है, किसी घर से कोई महिला की बच्ची की शादी हो जाती है, वो दूसरे घर चली जाती है, कहीं पर कोई आदमी उस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में चला जाता है, कभी कोई मृत हो जाता है। ये सब काम करने के लिए चुनाव आयोग के पास अपना ही एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है बूथ लेवल ऑफिसर। जी। वो उसी इलाके का होता है, वो बाहर से नहीं आता, वो उसी इलाके का होता है। वो 24 घंटे 365 दिन वो उसी इलाके में घूमते रहता है। उसका काम ही होता है कि वहां पर कोई वोटर अगर बढ़ रहा है या वोटर अगर घट रहा है तो उसके नाम को वहां पर वो जाके ऐड करे। और आप लोगों ने अगर देखा होगा, हमारे यहाँ जैसे कर्नाटक में बूथ लेवल ऑफिसर जब आते हैं, जैसे पिछले साल मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, तो उसको जब वोटर कार्ड बनाना था, अप्लाई किया, तो बूथ लेवल ऑफिसर आया और उसके पास एक ये जो आजकल आता है ना लोकेशन शेयरिंग डिवाइस, तो वो लोकेशन शेयरिंग डिवाइस के साथ उसका फोटो लिया, क्योंकि कहा कि अब ये नियम है कि आप जिस घर में रहते हैं वहां से मुझे लाइव लोकेशन भेजना पड़ता है, तभी आपका चुनाव आयोग का परिचय पत्र निकलेगा। तो उस बीएलओ ने हमको भी पूछा कि भाई साहब ये बताइए आपके आस पड़ोस में, उसने नाम लिया, उसके पास नाम थे, तो वो नाम लिया कि कुछ बूढ़े लोगों का नाम लिया कि इन सब ये लोग अभी हैं क्या। मैंने कहा उनमें से 2-3 लोग तो गुजर गए हैं। तो उसने कहा ठीक है, अगर गुजर गए हैं तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट मुझे दे सकते हैं क्या। मैंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे परिवार के नहीं थे। अब वो कहाँ है डेथ सर्टिफिकेट मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि वो गुजर गए हैं। तो उसने कहा कि सर ऐसा नहीं होता है, जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं हो ना, मैं इनका नाम काट नहीं सकता। तो कहने का मेरा मतलब है कि चुनाव आयोग के पास बूथ लेवल ऑफिसर नाम का एक व्यक्ति जब है, और दिल्ली में 18 अक्टूबर को चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर्स ने जो लेटेस्ट चुनाव की जो फहरिस्त है, जो वोटर लिस्ट है, जिसे वोटर रोल रिवीजन कहा जाता है, वो उन्होंने 18 अक्टूबर को कर दी है। तो उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद किसी तीसरे इकाई को
वो चाहे भाजपा हो या सिद्धार्थ शर्मा हो या नेहा शुक्ला जी हो, हम लोग को कैसे वो कह सकते हैं कि 11,000 लोगों के नाम काट दो। और अगर उसने कहा है 11,000 लोगों का नाम काट दो, तो चुनाव आयोग के नियम के अनुसार उन सिफारिशों को वो अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि किसी का नाम कटता है तो चुनाव आयोग इसीलिए वेबसाइट पर डालता है कि किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन उठा दे कि भैया आपने मेरा नाम काटने में डाल दिया, मैं तो जिंदा हूं। लेकिन यहीं पर यह सवाल उठता है, एक तो कल आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया है, भाजपा ने उसका जवाब दिया है, लेकिन मेरा कहना है कि ये दोनों तो खेल के खिलाड़ी हैं। अंपायर तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग अगर किसी बैट्समैन को अपील किया है बॉलर ने आउट एलबीडब्ल्यू दे दो, तो अंपायर मौन तो नहीं रह सकता ना, उसको या तो आउट। आपका सीधा सीधा है कि सीधा आरोप चुनाव आयोग पर लगा था, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगा था कि आप ऐसे मतदाता का जो है नाम कैसे काट सकते हैं, प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। यही जो है इस पूरे के पूरे एपिसोड में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो भारत में चुनाव प्रक्रिया को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, और क्या चुनाव आयोग की अब तक की जो खामोशी है ये किसी गंभीर समस्या, गंभीर चुनौती या फिर गंभीर साजिश की तरफ इशारा करती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप, और ट्रुथ समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव आयोग मतदाताओं की लिस्ट से क्या हेरा फेरी कर रहा है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की मिली भगत, बीजेपी की साजिश और उसके अनुरोध पर चोरी छिपे काम हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा और सीधे सीधे जो है आरोप लगाए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक तो कम से कम मुख्य चुनाव आयोग को कम से कम एक प्रेस रिलीज, एक प्रेस नोट जारी करके इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। लेकिन जो प्रतिक्रिया आई है वो शाहदरा की डीएम की तरफ से आया है और बीजेपी की तरफ से भी आया है। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मसले को समझने की कोशिश हम आगे बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ जी, बीजेपी तो इसको फैक्चुअल इनकरेक्ट कह ही रही है, डीएम साहिबा भी फैक्चुअल इनकरेक्ट कह रहे हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि ये फॉर्म 7 है क्या? फॉर्म 7 क्या है जिसके जरिए भारत के मतदाताओं को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, और क्या इस फॉर्म 7 के जरिए भारत के मतदाताओं को वाकई जो है एक जानकारी या पारदर्शी तरीके से उनको ये बताया जा रहा है कि आप फलाना जगह पर मतदान के अधिकारी हो, या आपको ये संवैधानिक अधिकार जो है भारत के संविधान ने दिया हुआ है? मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ आपसे। जी मैं फॉर्म 7 के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि लोगों को एक गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसी जगह पे चुनाव आयोग है या किसी देश में चुनाव होते हैं तो वहां पर लोकतंत्र है। हमको पता है नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपना नाम जो कहता है ना, वो कहता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया में चुनाव भी होते हैं और वहां पर चुनाव आयोग भी है। तो केवल कहीं चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर लोकतंत्र है। एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी रूपांतरण है कि आपको जो मुंशी प्रेमचंद की भी आप वो पंच परमेश्वर की बात कहानी सब लोग जानते हैं, जो न्याय करने वाला निष्पक्ष है उसको निष्पक्ष होना नहीं होता है, निष्पक्ष उसको दिखना भी होता है। आप निष्पक्ष हैं, लेकिन अगर आप निष्पक्ष दिख नहीं रहे हैं तो आपके निष्पक्ष होने का अर्थ नहीं रहता है। तो जैसे फॉर्म 7 की आपने बात की, तो फॉर्म 7 सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए मैं आज बेंगलोर में रह रहा हूँ, बेंगलोर में मेरा एक चुनाव चिन्ह है, मतलब चुनाव परिचय पत्र है, आईडी कार्ड है। मेरी नौकरी कल लग गई दिल्ली में, मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया। अब दिल्ली में जाके मैं दूसरा जब वोटर कार्ड बनाने जाऊंगा, उससे पहले मैं बेंगलोर में फॉर्म 7 भरूंगा और ये कहूंगा कि मेरा नाम बेंगलोर के वोटर लिस्ट से काट दीजिए क्योंकि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं कहूंगा कि मेरा नाम काटिए, तो मेरे बदले कोई झूठा भी तो मेरा नाम कह सकता है कि मेरा नाम काट दीजिए। इसीलिए चुनाव आयोग मेरे सिफारिश को तुरंत वो अगले दिन वेबसाइट पे डाल देती है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। हो सकता है मेरे बदले कोई फर्जीवाड़ा करके मेरा नाम काटने के लिए डाल दिया हो,
ये भी तो संभव है जी कि जी मैं अपना नाम नहीं कटवा रहा हूं, कोई मेरे नाम से फॉर्म भर दिया और फॉर्म 7 भर के कह दिया कि सिद्धार्थ शर्मा का नाम काटना है, तो इसीलिए वो सिद्धार्थ शर्मा को ऑब्जेक्ट किसी इनका नाम कटेगा, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, इसीलिए फॉर्म 7 जो वेबसाइट पे होती है रोज अपलोड होती है जी। तो दिल्ली में यही सवाल कल अरविंद केजरीवाल ने किया कि शाहदरा में एक तरफ तो 11,000 नाम की सिफारिश गई है काटने की, लेकिन वो जो 11,000 नाम है उनका नाम फॉर्म 7 जो रोज वेबसाइट है उस पर नहीं आ रहा है। तो इसी में तो प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अगर नाम सिफारिश आई है तो वो नाम कटने की, तो वो वेबसाइट पर क्यों नहीं है? और अगर उनका नाम आप कह रहे हैं कि नहीं कटा है तो अरविंद केजरीवाल ने कल परेड करवा दिया काफी सारे लोगों को, खास करके वो लोग ज्यादातर लोग हिंदू थे, हिंदू गृहणियां थी, तो हिंदू लोगों को उन्होंने परेड करवा दिया कि ये लोग सब बोल रहे थे कि देखिए मेरे पास कार्ड तो है लेकिन मेरा वोट अब नहीं रहा। तो इसका मतलब ही है कि अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि किसी ने किसी के नाम को कटवाने की सिफारिश की, उसको पारदर्शिता से जो व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डालना था वो नहीं डाला गया, लेकिन अंदर खाने में उनका शायद नाम कट गया। तो इसीलिए इस पर जब सवाल उठा है भाजपा पर, तो फिर से मैं कह रहा हूं ये क्रिकेट जैसा है, एक टीम ने एक बॉल की है, बैट्समैन के बैट में लगी है या नहीं लगी है पता नहीं, अपील उसने किया है, बैट्समैन कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन ना तो बैट्समैन की चलेगी ना तो बॉलर की चलेगी, अंपायर को बोलना पड़ेगा कि आउट है या नहीं आउट है। तो यहाँ पर जो अंपायर का मौन है यही बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ये जो फॉर्म 7 और बीजेपी के लेटर हेड की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है कि ये लेटर हेड पर जो लिखी हुई जो है अपील है जो कि चुनाव आयोग के लिए ये दी गई है, चुनाव आयोग को दी गई है, तो क्या बीजेपी की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर बकायदा कोई स्टेटमेंट जारी करके इस तरह से इन आरोपों को नकारा जाना चाहिए था? तब कहीं ना कहीं जो है ये आरोप में जिस पर आरोप लग रहे हैं, जो आरोपी पक्ष है उसकी बात की जो संजीदगी है, गंभीरता है, इसका परिचय मिलता, या फिर सिर्फ एक स्टेटमेंट एक आ जाता है कि नहीं हम ये तो बिल्कुल ही झूठे आरोप है, ये काफी होता है। मतलब मैं समझना चाहती हूं कि इतने गंभीर आरोप पर बीजेपी की जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए मेरा फिर से कहना है कि बैट्समैन को बॉल लगी या नहीं लगी, अब बॉलर ने अपील कर दिया, बैट्समैन ने कहा कि मैंने नहीं मारा, मेरी बैट नहीं लगी है, लेकिन निर्णय ना तो बैट्समैन करेगा ना तो बॉलर करेगा, निर्णय करना होता है चुनाव आयोग को। तो अरविंद केजरीवाल का बीजेपी जिस तरीके से पॉलिटिक्स करती आ रही है, बिकॉज मैं कह रहा हूं जी बिल्कुल, जिस तरीके की राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है, इस तरह के गंभीर आरोपों पर बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, क्या ये भी हैरत भरा है? हैरत भरा जो है एक प्रतिक्रिया, रिएक्शन है। स्वाभाविक है कि आपके ऊपर अगर इतना बड़ा आरोप लगा है और आप उसका जवाब कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप भी मौन हैं और चुनाव आयोग भी मौन है, तो बहुत बड़ा सवाल तो यहाँ पर उठ जाता है। और ये सवाल किस लिए उठ रहा है ये ध्यान में रखिएगा। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 4-6 महीना पहले, उस समय भारत में एक सर्वे किया गया था कि चुनाव आयोग पर लोगों को कितना भरोसा है। तो भारत में सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि हमें भारत के चुनाव आयोग पे भरोसा है। इसका मतलब 72% भारत की जनता आज चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है ऐसा नहीं मानती। तो आप सोचिए कि क्रिकेट मैच हो रहा है और अंपायर पर अगर दोनों टीम को भरोसा नहीं है, स्टेडियम में बैठे लोगों को भरोसा नहीं है, करोड़ों लोग जो टीवी देख रहे हैं उनको अगर अंपायर पर भरोसा नहीं है, तो वो क्रिकेट मैच का जो निर्णय होगा वो क्रिकेट मैच का अच्छे ढंग से खेला जाएगा, अच्छे स्पिरिट से खेला जाएगा। तो इसीलिए चुनाव आयोग को ये अब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग को समझना है कि क्या वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति उसकी निष्ठा है जी, या केंद्र सरकार के प्रति उसकी निष्ठा है। क्योंकि चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुसार तो स्वतंत्र इकाई है, उसको, और अगर चुनाव आयोग भाजपा की बात सुन रहा है या आम आदमी पार्टी की बात सुन रहा है या कांग्रेस की बात सुन रहा है, किसी भी राजनीतिक दल की अगर वो बात सुन रहा है या उसके दबाव में है, तो इसका मतलब वो उसकी निष्ठा संविधान के प्रति कम है और किसी राजनीतिक दल के प्रति अधिक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें न तो कोई डीएम जवाब दे सकता है, क्योंकि हमें सबको पता है डीएम जो होता है वो सरकारी मुलाजिम होता है, डीएम जो होता है वो सरकारी मुलाजिम होता है। चुनाव आयोग और सरकारी मुलाजिम तो फिर वो स्वतंत्र नहीं है। डीएम जो है वो स्वतंत्र इकाई नहीं होती है, डीएम होता है किसी सरकार के अंतर्गत सरकार के
सरकार के वो कर्मचारी हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो किसी सरकार का कर्मचारी नहीं होता, वो भारत की स्वतंत्र संस्था है। तो अगर 11,000 हो या 1100 हो या 11 वोट हो, अगर इस व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि 11,000 लोगों का नाम कटने को आप लोग अपने वेबसाइट पर जो रोज डालना चाहिए आपने क्यों नहीं डाला, तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग को कहना है कि इन 11,000 नामों में हमने कितने नामों को काटा या हमने कितने नामों को नहीं काटा, ये चुनाव आयोग को कहना है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि अगर 18 अक्टूबर को दिल्ली में फाइनल इलेक्टरल रोल, रिवाइज्ड इलेक्टरल समरी रोल तैयार हो गया, तो उसके बाद 11,000 लोग अगर एक विधानसभा में निकलेंगे तो दिल्ली में तो 70 विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होते होते आप दिल्ली के 7 लाख लोगों का वोट काट दीजिएगा, एक बहुत आश्चर्यजनक हो जाएगा। दिल्ली में चुनाव जो होंगे, हर चुनाव 2 चुनाव के बीच में नेहा जी हमें पता है कि जनसंख्या भी बढ़ती है, वोटर भी बढ़ते हैं। एक आश्चर्य होगा कि दिल्ली चुनाव में जनसंख्या बढ़ेगी, वोटर घट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं सिद्धार्थ जी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ शहादरा की ही नहीं बल्कि अन्य कुछ सीटें हैं जैसे जनकपुरी है, संगम विहार है, आरके पुरम है, इन सीटों पर भी हजारों की तादाद में वोटर्स के नाम काटने की जो अपील है उसके बारे में खुलासा किया है। इन खुलासों पर भी आपका जो एक विश्लेषण है वो मैं दर्शकों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं चर्चा द ट्रूथ के साथ। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने बड़ा खुलासा, कुछ सबूत, कुछ दस्तावेज जारी किए हैं, पेश किए हैं मीडिया के सामने, और कुछ लोगों को भी खड़ा कर दिया है कि ये लोग जीवित हैं और इनसे इनका संवैधानिक अधिकार, मताधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसमें चुनाव आयोग चोरी छिपे साथ दे रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग की तरफ से एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। सिद्धार्थ जी भी इसी में किसी न किसी साजिश की जो है आशंका को देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, शहादरा में 11,000 वोट, जबकि 5,000 कुछ वोटों के फर्क से ही पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यहां पर जीती थी। सीधे सीधे ये तैयारी है, अगर इस साजिश को ही सच मान लिया जाए प्रथम दृष्टया, पूरा मसला वैसे विवाद है, आरोप है, जांच होनी चाहिए, वैसे जांच होगी या नहीं होगी ये भी एक अलग जो है बात है। लेकिन उसके साथ ही मैं देख रही हूं कि ये संगम विहार है 5,862। आपने बीच में एक नाम लिया था कि पहले ही जो ऑफिसर है, चुनाव ऑफिसर होता है, इसने 2 महीने तक दिल्ली के सभी विधानसभाओं में जाकर वोट लिस्ट को अपडेट करने की कोशिश कर ली है और वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और इसके बाद अगर ये इतनी संख्या है तो फिर क्या उस प्रैक्टिस में, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे चुनाव अधिकारी ने जो काम किया, उस चुनाव अधिकारी ने क्या खाना पूर्ति की? इस तरह से चुनाव आयोग काम करता है? इसमें ध्यान में रखिएगा, जो चुनाव आयोग का अधिकारी होता है वो विधानसभा में नहीं, वो घर घर जाता है, वो डोर टू डोर जाके फिजिकल वेरीफाई करता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसने जो फिजिकली वेरीफाई किया, चुनाव आयोग उसको मान्य करता है कि ये हमारा रिवाइज्ड क्या कहते हैं इलेक्टरल रोल है। उसका एक कारण है नेहा जी कि भारत में किसी भी जगह पे कोई भी सरकार रातों रात गिर सकती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी कारण से सरकार गिर सकती है, या मुख्यमंत्री इस्तीफा देके कह सकते हैं कि चुनाव करवा दीजिए। तो अगर किसी सरकार ने इस्तीफा दिया तो इसका मतलब अगले 28 दिन के अंदर चुनाव आयोग को वहां पे चुनाव करवाने की तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है उसका काम ही होता है 365 दिन अपने ही, अच्छा वो ध्यान में रखिएगा, वो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो विधानसभा लेवल ऑफिसर नहीं है। ठीक है, एक बूथ का है जी, एक बूथ का, वो केवल 200-250 घरों में ही के लिए वो नियुक्त है। उसका काम है 365 दिन उन 200-250 घरों में घूमते रहना, लोगों से परिचय बढ़ाना और ध्यान में रखना कि कौन वोटर बढ़ा है और कौन वोटर घटा है। तो 18 अक्टूबर को अगर दिल्ली में 15,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर जो कि खुद चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उन्होंने घर घर जाके चुनाव की लिस्ट तैयार कर ली है, तो 18 नवंबर या 29 नवंबर आते आते उसमें से 11,000 लोगों का नाम कटने की संभावना कैसे बढ़ जाती है, कैसे हो जाती है? यही तो सवाल है।
कि खुद चुनाव आयोग के जो कर्मचारी ने एक चुनाव आयोग का एक लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में 15 दिन के अंदर एक एक विधानसभा में 11,000 नाम कटने की बारी कैसे आ रही है? इसका मतलब ही है कि चुनाव आयोग, प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर पर नहीं है, प्रश्न चिन्ह है, सिर्फ छोटा सा प्रश्न है कि किसी को चुनाव आयोग का नियम कहता है, उसका खुद का नियम कहता है कि जितने भी लोगों के नाम कटने की सिफारिश उसके पास आती है उसको 24 घंटे के अंदर उसको वेबसाइट पे डालना चाहिए। अब दिल्ली में पिछले 24 घंटों में किसी का नाम वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन भाजपा के लेटर हेड से, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लेटर हेड से 11,000 नाम एक एक विधानसभा के कटने हैं। ऐसा चुनाव आयोग में अगर सिफारिश जा चुकी है। सिद्धार्थ जी ठीक है, अब मैं ये जो AERO हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनकी भूमिका के बारे में भी आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगी, क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि इन महाशय ने तो ये प्रोसेस ऑफ डिलीशन यानी कि इन मतदाताओं को सूची से हटाने को इनिशिएट कर दिया है, यानी कि इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है बाय इशूइंग अ लेटर डेटेड November 22। मतलब कि एक लेटर जो है 22 नवंबर को AERO और BLA को भी ये लेटर इशू कर दिया गया है। तो ये बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैं ये आपके जरिए समझना भी चाहती हूँ और अपने दर्शकों तक भी ये बात जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो November 22 की दिनांक का ये जो पत्र है, इस पत्र को क्या झुठलाया जा सकता है? नहीं, इस पत्र को चुनाव आयोग नहीं झुठला सकता। मेरे ख्याल से उसकी जो बहुत बड़ा मौन कल से जारी है वो इसीलिए है क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर, मान लीजिए 18 अक्टूबर तक एक बूथ में घूमा, उसने देख लिया कि यहाँ पे 1,225 वोटर हैं, उसने सब जो भी हैं 1,225, एक संख्या बता रहा हूं मैं ऐसे ही, 1,225 वोटरों का लिस्ट उसने अपने तरफ से चुनाव आयोग में वो बूथ लेवल ऑफिसर ऊपर भेज दिया। उसका तो काम केवल भेजना है, वो रोल जो छप के आएगा वो उसके हाथ में नहीं है। तो वो जो काम करते हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर ने जो लिस्ट भेजा है उस सभी लिस्टों को जमा करके एक पूरा उस विधानसभा का लिस्ट बनाने का काम AERO का होता है, क्योंकि उसके पास मेरे बूथ से शायद 1225 नामों की लिस्ट गई हो, बगल वाले बूथ से हो सकता है 866 नामों की लिस्ट गई हो, उसके बगल वाले बूथ से, बूथ नंबर 25 से 725 नामों की लिस्ट गई हो। तो वो पिछले चुनाव का लिस्ट और इस चुनाव के लिस्ट में दोनों के बीच में कंपेयर करके जो ताजा लिस्ट है, जो ताजा उनके बूथ लेवल ऑफिसर ने दिया है, पुरानी लिस्ट को हटा के ताजा लिस्ट को अपडेटेड करने का काम AERO करते हैं। तो AERO ही वो व्यक्ति है जो कि किसी का नाम चुनाव के लिस्ट में डालते हैं या निकालते हैं। तो कल जो आरोप है वो यही है कि AERO इस तरह के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। यही और जब वो नाम अपना काट रहे हैं तो चुनाव आयोग को तो जवाब देना पड़ेगा कि वो किस तरह से काट रहे हैं। अगर बूथ लेवल ऑफिसर ने आपको शाहदरा से 11,000 लोगों का नाम नहीं दिया कटने के लिए, तो AERO 11,000 नाम काटने का काम कैसे कर रहे हैं, काटने का प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? ऐसे में उस अधिकारी को अगर पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए तो ये सच का पता लग सकता है। अगर वाकई में इस आरोपों की तह तक जाना है, अगर वाकई में इन आरोपों को गंभीरता से लिया जाए तो इस AERO के जरिए जो है सच्चाई का पता आसानी से लग सकता है। यहाँ पर देखिए, फिर बात सिर्फ एक AERO की नहीं है ना। एक AERO तो एक विधानसभा का हो गया, उसी तरह से हर विधानसभा में AERO होगा। तो ये पूरी की पूरी चुनाव आयोग की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। शाहदरा या एक AERO तो एक प्रतीक मात्र है, वो एक सैंपल अरविंद केजरीवाल ने कल दिखाया। हो सकता है 2 दिन के बाद जैसा वो कह रहे थे वो फिर और खुलासा करेंगे, हो सकता है 2-4 और विधानसभा की बात करें। तो बात यहाँ पर AERO तक सीमित नहीं है। बात है कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी पॉलिसी को, अपने ही नियम को ताक पे रख के लोगों का नाम काटना शुरू कर दिया है। अगर वो ऐसा किया है तो चुनाव आयोग, इसीलिए तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हाँ हम नाम काट रहे हैं या हम नहीं काट रहे हैं।
ये ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो वीरेंद्र सचदेव हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी तो क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी जो है वोटों को खरीदने की कोशिश कर रही है, यानी कि जिन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने दिखाया है उनको खरीदने की कोशिश की गई है। वहां वहां पर कल जो वोट डालने मतदाता, वाले कल, जी बिल्कुल, ठीक है, कल क्या था? कल को किसी को वोट डालना था या किसी का वोट लेना था कि वहां पर खरीद बिक्री की कोई बात ही नहीं है। वहां पर तो लोग आके कह रहे हैं कि मेरे पास एक मेरा चुनाव आईडी है, मतलब इलेक्शन कमीशन का आईडी मेरे पास है, लेकिन इलेक्शन के कमीशन के लिस्ट में मेरा नाम कटा हुआ है, आईडी मेरे पास है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ पर खरीद फरोख्त क्या है? यहाँ पर तो चुनाव आयोग के द्वारा जाने अनजाने जो भी धांधली हुई है, जो भी गलती हुई है, इसका खुलासा है, इसका एक पर्दाफाश है। तो इसीलिए तो इसको चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। इसमें चुनाव आयोग को जवाब दे, चुनाव आयोग मौन क्यों है? यहाँ पर दो टीम है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, ये निर्णय न तो हम कर सकते हैं नेहा जी स्टूडियो में बैठ के, न तो आप कर सकते हैं। जो अंपायर है, जो चुनाव आयोग है, उसको आगे आके कहना है कि नहीं ये जो आपने कहा है ये इस तरह से है। जैसे होता है ना, एलबीडब्ल्यू हो गया, अब अंपायर पता नहीं है तो थर्ड अंपायर आता है, वो दिखाता है कि देखिए बॉल इस तरह से आई, इस तरह से आके इस तरह से गिरी, इसीलिए ये विकेट पर लगेगी, इसीलिए आउट है, या इसीलिए विकेट पर नहीं लगेगी, आउट नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को, यहीं पर मैं कह रहा हूं कि अंपायर को खेल में निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। अगर अंपायर खेल में निष्पक्ष नहीं हुआ तो बचपन में जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मैच शुरू तो करते थे लेकिन कोई मैच खत्म नहीं होता था, दोस्तों के बीच में झगड़े हो जाते थे, हम लोग सब घर आ जाते थे, खेल बर्बाद हो जाता था। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लूंगी क्योंकि बीजेपी के पक्ष में भी ये बात आई है सामने। वहां से ये कहा जा रहा है कि फेक वोट हटाने पर आम आदमी पार्टी ये ड्रामा कर रही है, ये बेबुनियाद आरोप लगा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं, उनके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनके द्वारा लगाए गए आरोप कितने गंभीर, और ये भारत के मतदाताओं को इस विषय पर जागरूक रहना कितना आवश्यक है। विधानसभा का चुनाव दिल्ली में भी, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए वो भी विपक्ष नहीं पचा पा रहा है, विपक्ष के समर्थक नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं से कुछ इस बात की जो प्रस्तावना नहीं थी या फिर अपेक्षा नहीं थी कि बीजेपी को इस तरीके से जो है भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत मिल जाएगी। सिद्धार्थ जी, अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि वो लीगल एक्शन लेंगे, तो ये लीगल एक्शन क्या होगा? चुनाव आयोग तो खामोश है इस पूरे आरोप पर, तो चुनाव आयोग के पास जाकर वो किस तरह के लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं जिस पर चुनाव आयोग मजबूर हो जाए कार्रवाई के लिए? जी, मेरे ख्याल से जो कल उन्होंने कहा, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की काफी सारी धाराओं का उल्लेख किया था। इसमें चुनाव आयोग के सामने तो ये सिर्फ प्रतिवेदन या कुछ देंगे या दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बन जाता है, क्योंकि भारत में धारा 336, भारत के संविधान की धारा 326 के अनुसार 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट का अधिकार होता है। उसके वोट का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, उसका पूरा का पूरा अधिकार होता है। और यहाँ पर वोट छीनने की क्योंकि बात आ गई है, और एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में, तो ये मामला संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट का मामला बन जाता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि उसके अलावा चुनाव आयोग को जो प्रतिवेदन देना है, प्रतिनिधि मंडल जाना है, लेकिन अब चुनाव आयोग के पास हमें पता है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव के बाद जो विपक्षी दल थे वो जब चुनाव आयोग के पास जाते हैं, चुनाव आयोग सुनता नहीं है उनकी बात। तो यही बात है कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता, क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि वो निष्पक्ष है नहीं, वो अगर निष्पक्ष है भी तो क्योंकि वो निष्पक्ष दिख नहीं रहा है, इसीलिए इस देश की 62% जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा। तो चुनाव आयोग, दूसरी तरफ जो डाटा है, जो यहाँ पर मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव का डाटा बताता है कि 2019 और 2024 के बीच में इस देश में करीब करीब 6 करोड़ 7 करोड़ वोटर बढ़े थे। तो अगर किसी देश में वोटर बढ़ेंगे तो जब चुनाव होगा तो हर पार्टी को उसी अपने अपने अनुपात में वोट बढ़ेंगे।
अगर छोटी पार्टी है तो कम बढ़ेंगे, बड़ी पार्टी है तो ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन हार के तो वोट बढ़ेंगे ही। लेकिन आश्चर्य यह है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को पिछले साल 2019 से कम वोट पड़े थे, कुल वोट उसको कम पड़े। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को नए वोटर तो भाजपा के साथ नहीं आ रहे हैं, पुराने वोटर भी भाजपा से जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल हो, जब उसकी जमीन खिसकती हुई उसे दिखेगी, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, 50 ओवर में मुझे 300 रन बनाना है, लेकिन अगर आधे घंटे या 1 घंटे के लिए बारिश आ गई, उसके बाद कहो कि नहीं नहीं भैया अब आपको 25 ओवर में 150 ही रन बनाना है, तो आपको 25 ही ओवर खेलना है ना। अब आपका रन बनाने की तो यानी यहाँ पर बीजेपी 25 ओवर खेलने की कोशिश करती नजर आ रही है। आपका ये कहना है कि बीजेपी पूरे 50 ओवर नहीं 25 ओवर खेलने की कोशिश करती नजर आ रही है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ वो लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। अभी तक तो वो खुद जेल के भीतर रहे अरविंद केजरीवाल, अब जेल से बाहर आए हैं, विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लीगल एक्शन क्या लगता है, विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में? देखिए, एक चीज हम लोगों को भारत में सभी नागरिकों को समझ लेना चाहिए कि कोई भी अगर गलत काम होता है ना, वो गलत काम एक ही कैटेगरी में नहीं होता, वो 3 कैटेगरी में होता है। या तो वो अनैतिक काम होता है, या तो वो गैर कानूनी काम होता है, या तो वो अपराध होता है। मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम सबको पता है कि सार्वजनिक जगह पर, जैसे हम टीवी पर हम बात कर रहे हैं, तो अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अपशब्द का इस्तेमाल मैंने कर दिया, तो उसको कहीं रोकने का भी तरीका नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। तो अपशब्द मेरा सार्वजनिक फील्ड में बोलना गैर कानूनी नहीं है, अपराध भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अनैतिक है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। दूसरी तरफ मान लीजिए मैं बिना हेलमेट पहन के अपना 2 व्हीलर चला रहा हूं, तो वो कोई अनैतिक काम नहीं है, वो कोई क्राइम भी नहीं है, लेकिन किसी न किसी कानून के अनुसार वो गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी है तो मेरे ऊपर चालान पड़ जाएगा, लेकिन वो अनैतिक काम नहीं है। तीसरी तरफ अगर मैंने कोई ऐसा काम किया जिसमें कि सामने वाले की मूल अधिकार का हनन हो गया, मैंने किसी को चोट पहुंचा दी, मैंने किसी की जान ले ली या किसी की संपत्ति का हड़प ली, तब वो हो जाता है अपराध। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत में अगर कोई अनैतिक काम होता है तो उसकी न तो कोई पेनाल्टी है और न कोई पनिशमेंट है, उसको केवल सोशल मतलब समाज उसको समझाता है कि इस तरह से मत किया करो। दूसरी तरफ अगर कोई इलीगल काम होता है तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, उसकी पेनल्टी होती है। और अगर कोई क्राइम हो गया तो वहां पर न तो आप उसको पेनल्टी देके रफा दफा नहीं कर सकते, आपको उसको पनिशमेंट ही देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये जो कल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस तरह से वोटर लिस्ट की धांधली हुई है, इसको कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो सबसे पहले कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि ये कोई अनैतिक काम हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है या कोई क्राइम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये मामला लंबा चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से कल इस तरह से करने के बाद अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, अगर किसी भाजपा के प्रवक्ता ने या कोई ऐसे व्यक्ति ने जिसका उस चीज से संबंध नहीं था, जैसे आपने कहा कि किसी डीएम ने कुछ ट्वीट कर दिया, तो अगर किसी व्यक्ति का उस चीज से संबंध नहीं है, उसने जवाब दे दिया कि नहीं 11,000 नहीं है 425 है, तो अब मुझे ये बताइए कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं जिनके लेटर हेड पर, सील पर, सिग्नेचर पर भाजपा ने 11,000 नाम कटवा दिए, वो तो भाजपा के ऑफिस में जाके बैठेगा ना कि तुमने तो मुझे क्या कहते हैं, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, मेरा नाम से तुम फंसा दिए मुझे और मेरा नाम बदनाम हो रहा है, कल को कोर्ट में जाएगा तो परेशानी होगी। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल के ये करने का नतीजा अब ये होगा कि अगर अंदर खाने में इस तरह की धांधली की योजना बन रही थी तो अब वो योजना आगे नहीं बनेगी, क्योंकि जो भी करेगा उसको अब समझ में आ गया कि भाजपा अगर भाजपा के कहने पर मैंने किया भी तो कल को भाजपा कहेगी कि ये तो मेरा पत्र ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया, अब मान लीजिए 11 बात शुरू हुई थी 11,000 से, अब अगर वो 425 पर आ गई तो इसका मतलब बाकी 10,500 क्या हो गए? तो 10,500 जो नाम
भाजपा के किसी पदाधिकारी के सिग्नेचर पर चुनाव आयोग के पास गए हैं, वो तो भाजपा का जो पदाधिकारी है वो तो फंस गया ना। वो तो भाजपा के अपने सीनियर को कहेगा कि तुमने मुझे फंसा दिया। तो इस तरह के काम आगे आने वाले समय में हो सकता है कि और बड़े स्तर पे होने की संभावना रही होगी। ऐसा शायद आम आदमी पार्टी को लगा होगा। ये करने से क्या हो गया कि आगे से इस तरह का काम नहीं हो पाए। जी, तो जो अन्य सीट है वहां पर भी मतदाता अब जागरूक हो जाएगा। इस खास करके अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग वहां पर थे, जिनके चेहरे पर बिल्कुल एक हताशा भी दिख रही थी, किस तरह से उनका अधिकार छीनने की कोशिश या साजिश की गई है, क्या इसके जरिए आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपने समर्थकों में एक जागरूकता लाने की भी कोशिश की और इसका असर भी दिखेगा? ये इसमें सिर्फ मतदाता जागरूकता नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो भारत के सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अभी अभी चुनाव हुए हैं, गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सबके लिए एक क्या कहते हैं, एक सैंपल है कि ये सब नियम अपनी जगह पर हैं। आप लोग अगर ध्यान रखिएगा और नियमों में कहीं अगर लापरवाही हो रही है तो उसको आप अगर पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, उस पर ध्यान रखिएगा, तो धांधलियां खत्म हो या नहीं हो, धांधलियां करने की जो मंशा है, करने की जो कोशिश है, उसमें कमी जरूर आएगी। क्योंकि हमको पता है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो चुनाव हारे हैं महाविकास अघड़ी वाले, वो लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली हुई। लेकिन धांधली हुई कहना एक बात है और उसका कोई प्रमाण दिखाना अलग बात है। सिद्धार्थ जी, भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में मैं इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से एक बात जोड़ना चाहती हूँ। भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसी रही है कि जब कोई भी आरोप लगाए जाते हैं तो जांच के जरिए जो जांच एजेंसी है वो प्रमाण दिखाती है कि ये आरोप सही है या गलत है। यहां पर तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो आरोप लगा रहे उन्हीं को पहले प्रमाण देना पड़ता है, जांच एजेंसियों का काम पहले आसान करना पड़ता है, तभी जांच एजेंसियां जो है ये देखेंगी कि हाँ ये हम जांच करें या ना करें। ये ऐसे न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल संक्षेप में उसके बाद समाप्त करूंगी जी। हाँ, ये न्याय व्यवस्था पर नहीं, भारत की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि इसीलिए भारत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आज 72% लोगों के नजर में नहीं है। क्योंकि आप जब न्याय देते हैं तो आपको न्याय देना भी होता है, न्याय देते हुए दिखना भी होता है। भारत में समस्या यह है कि इस तरह की व्यवस्था है, संस्थाएं इस तरह से करती हैं कि मान लीजिए भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो क्रिकेट में कोई नहीं कह सकता ना कि तुम किसी पर अपील ही नहीं करोगे। अपील करें तो आप अपील करने वाले को डांट तो नहीं सकते, अपील करने वाले पर मौन तो नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को आगे से ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई भी सवाल उठाए तो उसकी भूमिका अंपायर की है, उसको इस पक्ष या उस पक्ष में स्पष्ट निर्णय दे देना चाहिए। वो मौन रहेगा तो उसकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अभी तक तो संदेह के घेरे में चुनाव आयोग की भूमिका दिख रही है क्योंकि कोई भी जो है प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप आए, चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े, इसलिए आपका आभार जताना चाहूंगी। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपका इस पूरे के पूरे प्रकरण, पूरे के पूरे आरोप पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।